ये बात है 2022 की, जब पूरी दुनिया की नजरें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस पे थी, जब हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर जॉनी डेप ने अपनी एक्स वाइफ पे $50 मिलियन का डिफेमेशन केस ठोक दिया था। Defamation lawsuit in Hollywood. Actor Johnny Depp suing his former wife Amber Heard for $50 million over an op-ed she wrote calling herself a victim of domestic abuse. क्योंकि एम्बर ने अपने आप को एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम के रूप में पेश किया था और इस ट्रायल को सिविल ट्रायल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना गया, क्योंकि इन दोनों की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर कार्टून ड्रामे से कम नहीं थी। 2015 में हुई शादी के बाद उनका रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया था कि इन सब के बस एक साल बाद 2016 में एम्बर ने जॉनी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन लगाते हुए कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। Johnny was hitting me and he was hitting me hard and repeatedly. Johnny Depp versus Amber Heard. This is going to be one of those big trials to watch. You have these big celebrities that are going to be testifying. Their reputations are at stake. और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2018 में एम्बर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उन्हें शायद आज भी होगा, क्योंकि उस साल एम्बर ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने अपने आप को एक डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर के रूप में दिखाया, जिसे बाद में जॉनी ने अपनी बदनामी की तरह देखा। तो उन्होंने भी 2022 में एम्बर पे डिफेमेशन का केस ठोक दिया और अप्रैल से जून 2022 तक चलने वाले इस ट्रायल को पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया, जिसमें दोनों पार्टीज की तरफ से शॉकिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और पर्सनल चैट्स कोर्ट के सामने आ गए। और पता इन सब का नतीजा क्या निकला? ज्यूरी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि एम्बर ने जॉनी की बदनामी की है और उन्हें $10 मिलियन कंपनसेशन मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जॉनी को भी एक स्टेटमेंट की वजह से $2 मिलियन देने का ऑर्डर दिया गया। और इस ट्रायल के बाद जॉनी का नाम दुनिया के उन गिने चुने मर्दों में शुमार हो गया जो कोर्ट में अपनी बीवी से जीता हो। लेकिन हर कोई जॉनी जैसा लकी नहीं होता और हर देश का कानून, वहाँ के लोग एक जैसे नहीं होते। और जब हम भारत में डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी या एलिमनी जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की बात करते हैं ना, तो हमारा सिस्टम का जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और इसी इम्बैलेंस का शिकार कभी कभी वो लोग बनते हैं जो पूरी तरीके से दोषी नहीं होते हैं। अब देखिए, आज इंडिया में डाइवोर्स केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि जिनसे मिलने वाले इमोशनल ट्रॉमा और लीगल बैटल्स के बोझ को उठाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता है। अब चाहे वो एक आदमी हो या औरत, बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या हमारा सिस्टम दोनों को बराबर न्याय देता है? क्या इंसाफ जेंडर न्यूट्रल है या फिर सिलेक्टिव है? क्या हमारे देश का कानून औरतों की तरफ सच में झुका हुआ है या ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है? अब देखिए, 2022 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 2016 से लेकर 2022 तक के फॉल्स केसेस को स्टडी किया था। और रिपोर्ट्स में पता चलता है कि अटेम्प्ट टू कमिट रेप के 15% से ज़्यादा केसेस झूठे निकले और असॉल्ट ऑन वुमेन के लगभग 6% केसेस फॉल्स मिले और फॉल्स डावरी के 356 केसेस मिले और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 6,50,000 केसेस में से 36,000 केसेस तो फर्जी और झूठे थे। तो अब हो सकता है कि ये नंबर्स आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन एक बार उन 36,000 आदमियों के बारे में सोचो जिन पे उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी। वो किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, उन्होंने न जाने कैसे कोर्ट और थाने के चक्कर काटे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये सब कुछ नंबर्स नहीं है, हर एक नंबर के पीछे आपको एक रोती हुई फैमिली दिखेगी, एक आदमी का टूटा हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखेगा। लेकिन आज इन लॉज का इतनी ब्रूटली मिसयूज हो रहा है कि पूछो मत, क्योंकि कुछ लड़कियों ने तो एल्यूमिनी को एक बिजनेस बना के रखा हुआ है जो कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है किसी भी डिपेंडेंट स्पाउस के लिए जो अपना घर बार, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के आया होता है। अब एग्जाम्पल के लिए इसे ही देख लो, एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड पे 500 करोड़ की एल्यूमिनी की डिमांड कर दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A का मिसयूज बताते हुए 12 करोड़ में सेटलमेंट किया। तो क्या ये कानून का मिसयूज नहीं है? या फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ये सब तो वहां पे बहुत कॉमन है। या फिर अगर हम बात करें 2003 के फेमस निशा शर्मा केस की, जिसे मीडिया ने रातों रात स्टार बना दिया था, जिस केस में निशा ने अपने होने वाले पति मुनीश दलाल और उसकी पूरी फैमिली पे 12 लाख रुपए दहेज मांगने का झूठा इल्जाम लगाया था। और 9 साल तक चलने वाले इस मैटर में मुनीश की 68 साल की मां और 75 साल की बुआ को लगभग 320 बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे और 9 साल के बाद मुनीश को इस केस से बरी किया गया। जिसमें पता क्या चलता है
कि निशा पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और बस इस शादी से बचने के लिए उसने ये पूरा खेल रचा था। उसकी शादी पहले हो चुकी थी और वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने निशा ने बारात स्थल पर आने से मना कर दिया कि निशा शादी करने को तैयार नहीं तैयार है तो आपने हमें क्यों बुलाया, इतना उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने शोर मचा करके और दहेज मांगा इस प्रकार की रिपोर्ट झूठी लिखा दी। और अब अगर हम बात करें झूठे रेप केस में फंसे विष्णु तिवारी की, जिन्हें साल 2000 में जेल हुई थी बिना किसी ठोस सबूत के और 20 साल बाद उन्हें बरी किया गया, तो क्या हमारा सिस्टम और वो औरत उनकी 20 साल लौटा सकती है? कभी नहीं लौटा सकती। यही है हमारा सिस्टम और हमारा कानून, क्योंकि जब इसका मिसयूज होता है ना तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बेकार हो गया, 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत सिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। चार दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें। परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए, तो हम बताओ क्या करें। एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने। और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि 70 से 80% तक के जो डाउरी हैरेसमेंट केसेस है ना, या तो झूठे होते हैं या तो छोटी मोटी लड़ाई पे बेस्ड होते हैं। और सेक्शन 498A जिसे लाया ही गया था वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कानून आज एक वेपन बन गया है हस्बैंड से फाइनेंशियल सेटलमेंट कराने का। क्योंकि अगर हम एक नजर डालें 2005 के सुशील कुमार शर्मा वाले केस पे, तो हमें पता चलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि आज सेक्शन 498 का मिसयूज किसी ट्रेंड की तरह हो रहा है, जिसमें हस्बैंड तो छोड़ो, उनके माँ बाप, उनके दूर दूर के रिश्तेदार तक को घसीट लिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 498A का मिसयूज किसी लीगल टेररिज्म से कम नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उन असली विक्टिम्स का क्या सिस्टम उनके लिए उतना ही फेयर है? क्या उन्हें इंसाफ मिला? तो इसका जवाब हाई कोर्ट्स के उन फैसलों में छुपा हुआ है जहां आंसुओं के पीछे का झूठ और धोखे का सच कोर्ट के सामने आ गया और असली विक्टिम को इंसाफ मिला, अब चाहे वो आदमी हो या औरत। अब आप चाहो तो ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल का केस देखिए, जिसमें एक वेल क्वालिफाइड वुमेन जिसने MSc, MCom और MEd किया हुआ था, वो अपने पति राजेश से महीने के 2500 रुपए मेंटेनेंस ले रही थी, जबकि उसकी खुद की सैलरी 4000 थी और हस्बैंड की सैलरी 5000। तब कोर्ट ने ममता के एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग कॉस्ट वाले डिमांड को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि एक वेल क्वालिफाइड वुमेन ऐसे ही घर पे बैठ नहीं सकती और सारी जिंदगी अपने पति से लाइफ लॉन्ग एलिमनी एक्सपेक्ट करना भी गलत है। और ये MP हाई कोर्ट का जजमेंट है, नीचे पढ़ लेना। अब इसे देखो, एक वाइफ ने अपने ही हस्बैंड को ब्लैकमेल करने के लिए मेंटेनेंस मांगा तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वाइफ पे ही 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। या फिर तनु वर्सेस राजेश वाला केस देख लो, जिसमें वाइफ ने अपने पति और ससुराल वालों पे फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, जिसका पता चलने के बाद कोर्ट ने वाइफ पे ही 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। और ऐसे ही एक और केस हमें देखने को मिलता है फरवरी 2025 का, जब वाइफ ने हस्बैंड पे फ्रॉड, डाउरी और कैरेक्टर असैसिनेशन के एलिगेशन लगाए थे और तब कोर्ट ने इसे मेंटल क्रुएलिटी कहा था। और इस केस में हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए बाद में कोर्ट ने 10 लाख रुपए का वन टाइम एलिमनी देने का ऑर्डर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लॉज का मिसयूज किया जाता है और फॉल्स केसेस जैसे कि मेंटेनेंस और एलिमनी के नाम पे किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या कोर्ट हर बार बिना सोचे समझे एलिमनी ग्रांट कर देता है? क्या सिर्फ लड़की होने से उसे लाइफ लॉन्ग एलिमनी मिल जाती है? तो सच कहूं तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग तरीके से वर्क करती है। कहने का मतलब है एलिमनी को डिसाइड करने का जो पूरा प्रोसेस है वो काफी लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि किस स्पाउस की फाइनेंशियल हालत कैसी है। अगर क्लेम करने वाला खुद कमा नहीं सकता या उसकी जरूरत जेन्युइन है तो उसे सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर वो वेल क्वालिफाइड है तो कोर्ट भी ये एक्सपेक्ट करता है कि वो खुद भी एफर्ट करे, जैसे कि हमने ममता जायसवाल वाले केस में देखा था। फिर आता है इनकम गैप, मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ की इनकम में डिफरेंस है ना तो लोअर अर्निंग पार्टनर को सपोर्ट मिल सकता है। या फिर कोर्ट कभी कभी ये देखता है कि शादी की ड्यूरेशन कितनी है, मतलब ज्यादातर 10 साल से लंबी चली शादियों में लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। और अगर बच्चा क्लेमेंट के पास है तो कोर्ट ज्यादा एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट देती है।
और ऐसे ही कुछ कंडीशंस है जिसमें कोर्ट नई जजमेंट दे सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि केस कैसा है। तो अब हमें ये चीज समझनी होगी कि लॉज और जुडिशरी कोई मजाक नहीं है, और जब तक हमारे कानून का मिसयूज करने वाले लोगों के लिए सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक कुछ लोग इस सिस्टम का तमाशा बनाते रहेंगे, जिसमें हमें फेक रेप, एल्यूमिनी एक्सटॉर्शन और मेंटल हैरेसमेंट के ऐसे केसेस देखने को मिलते रहेंगे। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन है, जहां कानून और इंसाफ की आड़ में किसी की मेंटल पीस, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और जब बात डाइवोर्स तक पहुंचती है ना, तो हमारा समाज किसी के लिए इमोशनल हो जाता है तो किसी के लिए एक तरफा। लेकिन सच तो ये है कि न जाने ऐसे कितने हस्बैंड हैं जो अपने रिलेशनशिप पे टॉर्चर झेल रहे हैं, और ऐसी कितनी औरतें हैं जो सब कुछ सह के भी अपने रिश्ते को बचा के चल रही है। तो ऐसे में डाइवोर्स तो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है, एक नई शुरुआत करने के लिए। क्योंकि अगर ये चीज गलत होती तो हमारे कानून में हमें सेक्शन 13A देखने को नहीं मिलता। लेकिन कानून ने अगर आपको यह हक दिया है कि आप अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हो, आप अपनी खुशियों को फिर से चूज कर सकते हो, तो इसमें क्या गलत है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग इसी सोल्यूशन का मिसयूज करते हैं, जैसे कि हर सिस्टम का मिसयूज होता है। पुलिस अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करती है, पॉलिटिशियंस अपनी पावर का, वैसे ही कुछ लोग डाइवोर्स का भी मिसयूज करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम या लॉज ही गलत है, क्योंकि हमने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि पुलिस और पॉलिटिशियंस होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एट अ टाइम दोनों की जरूरत है, एक सुरक्षा के लिए और दूसरा सही लीडरशिप के लिए। तो ठीक उसी तरीके से लॉज और सिस्टम भी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका मिसयूज करते ही है। तो इस सिचुएशन में कानून में ऐसी कौन सी चेंजेस करने चाहिए जिससे हम इन चीज़ों को एटलीस्ट कंट्रोल कर सके, जहां ना किसी आदमी के साथ गलत हो और ना ही किसी औरत के साथ। और इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, और अगर किसी नए टॉपिक का सजेशन हो तो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।